We have discussed about the formation of gametes in last lectures. Spermatogenesis हमने पढ़ा था कि sperms जो है उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो जेनेसिस पढ़ा, वो साइट जो है वो किस स्टेज पे एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होता है और किस तरह से फिर वो पीरियोडिकली मैच्योर होता है फीमेल्स में. नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स. जब ये हैप्लॉइड होते हैं एंड दे आर रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, तो उस वक्त दोनों गैमीट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट इज़ द नेसेसिटी फॉर दिस मॉड्यूलेशन इन स्ट्रक्चर. उनका ये ख़ास स्ट्रक्चर जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है. बिकॉज दे आर रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है. फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस whereby the sperm and the egg collectively called the gametes fuse together to begin a creation of a new individual whose genome is derived from both parents. फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो डिफरेंट गैमीट्स जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं यूजुअली, वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और उसके नतीजे में जो नया इंडिविजुअल बनता है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स का जीनोम प्रेजेंट होता है इक्वल क्वांटिटी में. फर्टिलाइजेशन के नतीजे में दो इम्पॉर्टेंट आप कहने के मराहिल तय होते हैं. फर्स्ट इज़ द सेक्स. सेक्स का मतलब क्या है. कंबाइनिंग ऑफ द जीन्स डिराइव्ड फ्रॉम टू पेरेंट्स, उनके जीन्स का कम्बिनेशन. और दूसरा पर्पस फर्टिलाइजेशन का होता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब पैदा करना. जनरेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म. combining of gametes, it will ensure the generation of a new organism. तो fertilization के basically ये दो purposes हैं. The first function of fertilization is to transmit genes from parent to offspring. जब दो genetic makeup आपस में combine करते हैं तो fertilization का process ये ensure करवाता है कि offspring में दोनों parents की genes जो है वो transmit हो गई हैं. And the second is to initiate in the egg cytoplasm those reactions that permit development to proceed. उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो गैमीट्स के जीनोम आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, जीन्स आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, तो एग के साइटोप्लाज्म में इस तरह के रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं ताकि नया इंडिविजुअल जो उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाए. क्योंकि जो गैमीट्स हैं इनकी आपस में पीएन के नतीजे में सिर्फ एक सेल बनता है. then that cell is responsible for giving rise to the complete individual. अब वो complete individual की development जो है उसको कौन permit करेगा. These are the various active reactions that takes place in the egg cytoplasm. बहुत तेज़ी से fertilization के बाद वो egg के cytoplasm में शुरू हो जाते हैं और development का process जो है वो भी initiate करता है. fertilization की जो मुख्तलिफ steps हैं और details हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ में एक दूसरे से लिटिल बिट वेरी करती हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हैं आमतौर पर ये चार जो यहाँ पे अनलिस्टेड हैं विच आर सिमिलर फॉर ऑल स्पीशीज़. सब में ये वाले इवेंट्स जो हैं होंगे. सबसे पहले क्या होगा. द कॉन्टैक्ट एंड रिकग्निशन बिटवीन स्पर्म एंड एग. दोनों गैमीट्स जो हैं उनका एक दूसरे के करीब आना और एक दूसरे को पहचानना. क्योंकि आमतौर पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है जब आउटसाइड द बॉडी, तो वहाँ पर वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन दैट मीडियम एंड दे ऑल आर मेनली रिप्रोड्यूसिंग बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो एक ही जैसे समंदर है या कोई और वाटर बॉडी है उसके अंदर वेराइटी ऑफ गैमीट्स आर प्रेजेंट. तो ये नहीं होगा कि अगर सी अर्चिन का गैमीट है तो वो सी कुकम्बर के गैमीट के साथ फर्टिलाइज कर से. ऑक्टोपस का गैमीट है तो वो कटल फिश के गैमीट के साथ फर्टिलाइज कर से. तो डिफरेंट स्पीशीज़ के गैमीट्स आपस में पहले उनका करीब आना ज़रूरी है. जब वो करीब आते हैं, कांटेक्ट होता है उनका, तो फिर दे मस्ट रिकग्नाइज द गैमीट ऑफ देयर ओन स्पीशीज़. उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो अपनी ही स्पीशीज़ के गैमीट को रिकग्नाइज करते हैं और फिर अलाउ करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन. इन मोस्ट केसेस दिस एंश्योर्स दैट द स्पर्म एंड एग आर ऑफ सेम स्पीशीज़. यानी इससे ये इंश्योर किया जाता है रिकग्निशन वाले स्टेप से कि वो एक ही स्पीशीज़ के हैं. रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग. अब क्या होता है कि जब उन्होंने रिकग्नाइज भी कर लिया, कांटेक्ट भी हो गया, तो उसके बाद स्पर्म के कंटेंट्स को एग के अंदर एंटर होना है. वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड
नहीं होता कि वो डायरेक्ट उसके साथ जाके मेम्ब्रेन फ्यूज हुई और वो सारा मटेरियल अंदर एंटर हो गया, बल्कि उसके भी वेरियस रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, डिटेल से हम उसको देखेंगे। ओनली वन स्पर्म न्यूक्लियस कैन अल्टीमेटली यूनाइट विद द एग न्यूक्लियस। अब ये जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एग यूजुअली कम नंबर में होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, 1 या 2 एग जो हैं वो अवेलेबल हैं, बट मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन देयर प्रेमिसेस। फर्टिलाइजेशन के लिए वहाँ पे मिलियंस की तादाद में स्पर्म प्रेजेंट हैं और हर एक स्पर्म जो है इट इज़ ट्राइंग टू एंटर इनटू द एग। एग के अंदर कौन सा मैकेनिज्म होगा जो उनमें से सिर्फ एक स्पर्म को अलाउ करेगा कि उसके कंटेंट्स उसके अंदर एंटर हो, उसका न्यूक्लियस उसके अंदर एंटर हो और फर्टिलाइजेशन जो है वो अकम्प्लिश की जा सके। अदरवाइज अगर वो ये रेगुलेट ना करे तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस एंटर हो जाएंगे, उनकी फिजन होगी, तो नतीजा क्या होगा कि जो नया सेल बनेगा दैट मे कैरी मल्टीपल नंबर ऑफ जेनेटिक कॉपीज। उसके अंदर 3n 4n मतलब जितने भी न्यूक्लियस एंटर होंगे उस हिसाब से उसमें क्रोमोसोमल कंटेंट्स जो हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इसलिए स्पर्म जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है कि अगर एग जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है कि अगर एक स्पर्म उस तक पहुंच गया है और उसके जो रिकॉग्निशन वाला स्टेप उसने क्रॉस कर लिया है तो फिर फर्दर किसी और स्पर्म की एंट्री को वो ब्लॉक कर देता है। आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्लॉक करता है। अब जब वो एक न्यूक्लियस अंदर एंटर हो गया देन द फिजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म एंड एग। न्यूक्लियस सेल के अंदर एंटर हुआ, सेल जो वो साइट है ये एग है उसका अपना न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पर्म का वो न्यूक्लियस वहाँ उसके न्यूक्लियस तक पहुँचता है, आपस में ये फ्यूज़ करते हैं और इनके जेनेटिक मेकअप जो है सारी जीन्स जो है वो आपस में रीशफल कर जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। जब ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं तो दैट इज अ स्टिमुलस विच ट्राइगर्स वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। उनके फिजन के नतीजे में एग के अंदर जो ऑलरेडी हमने पीछे प्रेपरेशन में पढ़ा था वेराइटी ऑफ कंटेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म, तो उनके अंदर वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं ताकि नए इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को प्रोसीड किया जा सके। तो ये 4 स्टेप्स ऐसे हैं जो हर एक उस इंडिविजुअल के गैमेट्स के दरमियान होंगे विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और उनमें गैमेट की फर्टिलाइजेशन जो है वो इन चारों स्टेप से गुजर कर होगी। अब हम ह्यूमन बींग के हवाले से पढ़ रहे थे इसलिए ह्यूमन बींग में ही हम देखेंगे कि जब स्पर्म जो है वो बन चुका है कम्प्लीटली तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मॉडिफिकेशंस जो है व्हाट इज देयर रोल, क्यों नेसेसरी हैं और इनकी क्या ज़रूरत होती है। A complex dialogue exists between egg and sperm. The egg activates the sperm metabolism that is essential for fertilization, and the sperm reciprocates by activating the egg metabolism needed for the onset of the development. आगे हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ये गैमीट आपस में करीब आते हैं तो ये एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं। डायलॉग मीन एक्सचेंज करते हैं वेरियस मटेरियल्स का, एक दूसरे के इवेंट्स को स्टिमुलेट करते हैं जिसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। कैसे करते हैं वो डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं, बट बिफोर वी इन्वेस्टिगेट दीज एस्पेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन we need to consider the structures of sperm and egg, the two cell types specialized for fertilization. इनमें क्या क्या स्पेशलिटी होती है और ये वाली चीज़ें बाकी सेल्स में क्यों नहीं होती। स्पर्म क्या चीज़ है? It is the only within the past 135 years that the sperm role in fertilization has been known. Anton von Leeuwenhoek, the Dutch microscopist who co-discovered sperm in 1670s, first believed them to be the parasitic animals living within the semen. Hence the term spermatozoa meaning seed animals. ये लीवनहुक जो है आपको पता है कि ये उन अर्ली साइंटिस्ट्स में से है जिसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी 1670s में। इसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ये रिसर्च कर रहा था और इसने ये कहा कि सीमन जो है, सीमन इज द सिक्रीशन फ्रॉम द मेल बॉडी दैट कैरीज वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स इन इट, जिसमें
वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं और उनके साथ फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी सेल टाइप्स जो हैं दे आर द स्पर्म्स। इस बंदे ने ये कहा था कि ये जो मटेरियल है मेल बॉडी से जो रिलीज होता है, इसके अंदर जो मूव करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर सम पैरासिटिक एनिमल्स। ये इसका हिस्सा नहीं है, ये कोई पैरासाइट्स हैं जो इसके अंदर इनहेबिट करते हैं, और उसने इनको नाम दिया था स्पर्मेटोजोआ का, यानी ऐसे एनिमल्स हैं जो सीड की तरह के होते हैं और इसमें मूव करते फिर हैं। जोन्स हैं मतलब एनिमल्स हैं। Although he originally assumed that they had nothing to do with reproducing the organism in which they were found. उसके साथ मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि ये पैरासाइट्स हैं, इनका मैन में उसके रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। He later came to believe that each sperm contained a pre-formed embryo. Leeuwenhoek 1685 में wrote that sperm were seeds, both sperma and semen mean seed, and that the female merely provide the nutrient soil in which the seeds were planted. In this, he was returning to a notion of procreation promulgated by Aristotle 2000 years earlier. अब क्या हुआ कि लियोनहुक ने मजीद जब इसी पे अपनी तहकीक जारी रखी तो उसने कहा कि ये स्पर्म्स जो हैं ये बेसिकली सीड्स हैं। ये सीड्स सारी चीज़ें कैरी करते हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो एक नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और ये सीड्स जो हैं इनको फीमेल बॉडी जो है वो सॉइल प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स, और उसके अंदर ये सीड प्लांटेड किए जाते हैं ताकि वहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। यही वाली बात अरिस्टोटल ने भी कोई 2000 साल पहले यही कही थी कि ये जो स्पर्म्स हैं दे आर द सीड्स एंड द फीमेल इट प्रोवाइड द सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज सीड्स। इसने ये कहा था साथ लिवनहुक ने कि ये जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, दिस इज द हेड रीजन और ये उसकी टेल है, और उसमें उसने ये कहा था कि ये छोटा सा एनिमल क्यूल जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो इसके अंदर पहले से बैठा हुआ है, इसकी शक्ल वहाँ पे बनी हुई है, और ये सीड जो है जब फीमेल बॉडी में जाएगा तो ये इसमें से निकल आएगा बेबी, और ये सीड की डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। Try as he might, Leeuwenhoek was continually disappointed in his attempts to find preformed embryo within spermatozoa। मतलब उसने बार बार कोशिश की ये ढूंढने की कि स्पर्म के अंदर उसे कोई एम्ब्रियो मिल जाए, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर उसके बाद निकोलस हार्टसोकर जो है और उसके साथ उसके कुछ और को डिस्कवरर थे स्पर्म के, दे ड्रू अ पिक्चर व्हाट ही होप टू फाइंड मिनिस्क्यूल ह्यूमन, जैसे ह्यूमनकुलस उन्होंने नाम दिया था विद इन द स्पर्म। इस बंदे ने ये तस्वीर ड्रा की थी, उसने कहा था कि ये लिवनहुक जो वो ये चाहता है कि इसके अंदर से इस तरह का कोई एम्ब्रियो निकले जो छोटी सी चीज़ हो और उसमें सारा कुछ पहले से बना हुआ हो, बीज हो ऐसा जिसके अंदर पूरी शक्ल जो है ह्यूमन बीइंग की वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो, और जब वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में जाएगा तो वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो उसने इस स्पर्म को, इसके हेड रीजन को खास तौर पर ह्यूमनकुलस का नाम दिया था कि छोटा सा इंसान उसमें बैठा हुआ है। This belief that the sperm contained the entire embryonic organism never gained much acceptance। अब ये जो इन दोनों का बिलीफ था कि स्पर्म के अंदर ही पहले से बना बनाया एक एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसको तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली क्योंकि ये इसको प्रूफ नहीं कर सके थे। एज इट इम्प्लाइड एन एनॉर्मस वेस्ट ऑफ पोटेंशियल लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने पोटेंशियल्स को ज़ाया किया बार बार इस पर रिसर्च करके, लेकिन इसके लिए कोई ख़ास वो प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर सके थे। उसके बाद ज़्यादातर इन्वेस्टिगेटर्स दे रिगार्डेड द स्पर्म एज अनइम्पॉर्टेंट। उस वक्त के लोग ये समझते थे कि फर्दर डेवलपमेंट में स्पर्म का कोई रोल नहीं है। द फर्स्ट एविडेंस सजेस्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पर्म in reproduction came from a series of experiments performed by Lazzaro Spallanzani in late 1700s। स्प्लेंजनी भी आपको याद होगा सेल थ्योरी का जो साइंटिस्ट है, ही वाज द स्प्लेंजनी, मतलब उस दौर के साइंटिस्ट में मौजूद है जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई थी और उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था। ही इंड्यूस्ड मेल टोड्स टू इजैकुलेट इनटू टैफेटा ब्रीचेस एंड फाउंड टोड सीमन सो फिल्टर टू बी डिवाइड ऑफ स्पर्म। इस बंदे ने फ्रॉग पे बहुत ज़्यादा रिसर्च है इसकी,
इसने फ्रॉग की डेवलपमेंट को, फ्रॉग के एग को बहुत ही ज़्यादा स्टडी किया और इसने ये देखा कि मेल टोड जो है, अगर उसकी बॉडी में से सीमन रिलीज करवाया जाए किसी नेट के ऊपर, किसी जाली के ऊपर, तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो नीचे मटेरियल आ जाएगा उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, छन जाएंगे वो। सच सीमन डिड नॉट फर्टिलाइज एग। अब वो जो मटेरियल, वो सीमन जो फिल्टर किया हुआ है, उसमें ये सलाहियत नहीं होती कि उसको आप एग्स के साथ रखें और वो फर्टिलाइज कर सके। अब इनमें टोड में, एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो उसने ये देखा कि मतलब नेचुरली फॉलो कर रहा था उसको, तो उसने देखा कि वो अगर स्पर्म जो है वो अपनी जैकुलेशन ऐसी जगह पे, सॉरी मेल टोड जो है वो अपनी जैकुलेशन ऐसी जगह पे करता है कि उसका सीमन फिल्टर होकर एग्स तक पहुंचता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। He even showed that the semen had to touch the eggs in order to be functional. उसने ये भी देखा कि सीमन जो है उसका एग्स के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा करीब होना ज़रूरी है। However, Splansley, like many others, felt that the spermatic animals were parasites in the fluid. He thought the embryo was contained within the egg and needed spermatic fluid to activate it. इसका ये ख्याल था कि ये तो पैरासाइट्स हैं जो मूव करते फिर रहे हैं सीमन में, जो बना बनाया इंसान है वो पहले से एग के अंदर मौजूद है, और ये सीमन जो है स्पर्मेटिक फ्लूइड जिसे उसने कहा था, वो क्या करता है, वो जाके उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को एक्टिवेट कर देता है, शुरू करवा देता है। द कम्बिनेशन ऑफ बेटर माइक्रोस्कोपिक लेंसेज एंड द इल्यूसिडेशन ऑफ द सेल थ्योरी that all life is cellular and all cells become from pre-existing cells led to a new appreciation of sperm function. मतलब ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ज़्यादा अच्छी माइक्रोस्कोप्स डेवलप हो गई, साथ साथ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल गया, सेल थ्योरी जो है वो पुट फॉर्थ कर दी गई। तो उस दौरान 1824 में प्रीवोस्ट और ड्यूमस, दे क्लेम्ड दैट स्पर्म वर नॉट पैरासाइट बट रादर द एक्टिव एजेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये पहली रिसर्च थी जिसमें बाकायदा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि ये जो छोटे छोटे मूव करते हुए ऑर्गेनिज्म हैं, ये इसके पैरासाइट नहीं है बल्कि इनकी फर्टिलाइजेशन में ज़रूरत पड़ती है, एक्टिव एजेंट्स हैं। दे नोटेड द यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस ऑफ स्पर्म इन सेक्सुअली मैच्योर मेल्स। उन्होंने किस तरीके से अपने इस थ्योरी को आर्ग्यू किया, क्या क्या उनके पास दलाइल क्या थे। उन्होंने कहा कि जितने भी सेक्सुअली मैच्योर मेल्स होते हैं उन सब में ये स्पर्म पाए जाते हैं, एंड देयर एब्सेंस इन इमैच्योर एंड एजेड इंडिविजुअल्स, जो उम्र ज़्यादा हो जाती है या जो इमैच्योर हैं सेक्सुअली अभी, उनमें ये स्पर्म्स नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये है कि इनका ताल्लुक उसकी सेक्सुअल लाइफ के साथ है। दीज ऑब्जर्वेशंस कपल्ड विद द नोन एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द स्टेराइल म्यूल कन्विंस देम। दूसरा उन्होंने आर्ग्यू ये किया कि म्यूल जो है, खच्चर जो है, वो इनफर्टाइल होता है और उसके अंदर ये स्पर्म्स जो हैं वो नहीं पाए जाते। There exists an intimate relation between their presence in the organs and the fecundating capacity of the animal। तो उससे ये साबित हुआ कि ये पैरासाइट्स जो हैं इनका मौजूद होना ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनके अंदर फेकंडेटिंग कैपेसिटी होती है, यानी जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ये जाहिर करता है कि ये पैरासाइट नहीं है, ये एक्टिव एजेंट है, इनकी ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उन्होंने फाइनली ये प्रपोजल दिया that the sperm entered the egg and contribute materially to the next generation, कि ये sperm जो है ये पैरासाइट नहीं है, एक्टिव रोल प्ले करता है, एग के अंदर एंटर होता है और अपना मटेरियल कंट्रीब्यूट करता है नए इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद 1840s में एक और साइंटिस्ट का ग्रुप है, कोलिकर। They described that the formation of sperm cells from cells in the adult testes। उन्होंने ये कहा कि ये सेल्स जो हैं जब सेक्सुअली इंडिविजुअल मैच्योर होता है, प्यूबर्टी में जाता है, तब इनका बनने का प्रोसेस जो है वो टेस्टिस में शुरू होता है। इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं इनके बनाने के लिए। He ridiculed the idea that the semen could be normal and yet supported such an enormous number of parasites। उसने मुकम्मल तौर पर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि सीमन जो है वो कोई ऐसा मीडिया है जिसके अंदर इतने मिलियंस की तादाद में पैरासाइट्स जो हैं उनको वो सपोर्ट कर सकता है। ये इंतहाई जाहिलाना बात है। इवन सो वॉन कोलिकर
डिनाइड देयर वाज एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन स्पर्म एंड एग। ये तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रॉपर कोई सेल्स हैं जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ जो है डिनाई करता रहा कि स्पर्म और एग जो है इनके आपस में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है या फर्टिलाइजेशन होती है। He believed that the sperm excited the egg to develop in much the same way a magnet communicates its presence to iron. उसने ये कहा कि एग की एक्टिवेशन यानी एग से नया इंडिविजुअल बनना जो है वो डिपेंड करता है स्पर्म के करीब होने पर। स्पर्म जो है वो मैग्नेट की तरह अगर करीब होगा एग के तो तभी एग इस काबिल होगा कि वो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सके, लेकिन फीएन के स्टेप को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर 1876 में ऑस्कर हार्टविग और हरमन फॉल जो हैं ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फाइनली इसको और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे थे। दे डिमॉन्स्ट्रेटेड स्पर्म एंट्री इनटू द एग। इन्होंने ये कहा कि स्पर्म जो है अपना मटेरियल एग के अंदर एंटर करता है जिससे नया इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। दे सेट द यूनियन ऑफ टू सेल्स न्यूक्लियाई कि दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। Hartwig had been seeking an organism suitable for detailed microscopic observation and he found the Mediterranean sea urchin. इस बंदे ने जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया था दैट वाज सी अर्चन। सी अर्चन ऐसा इंडिविजुअल है, ऐसा इन्वर्टिब्रेट है जो बहुत आसानी से लैब में ग्रो किया जा सकता है और बहुत थोड़े टाइम में उसका पूरा जो है डेवलपमेंटल पीरियड कंप्लीट हो जाता है। Not only was it common throughout the region and sexually mature throughout most of the year, but its eggs were available in large number and were transparent even at high magnification. सी अर्चन को सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? एक तो उस इलाके में ये बहुत कॉमन था, दूसरा ये पूरा साल सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल इसके अवेलेबल रहते हैं, इसके जो एग्स हैं वो इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि उनके अंदर होने वाली डेवलपमेंट 1 सेल 2 सेल 4 सेल आसानी से फॉलो की जा सकती है, माइक्रोस्कोप में उसको देखा जा सकता है। When the mixed suspension of sperm together with the egg suspension, Hartwig repeatedly observed sperm entering the eggs and saw sperm and egg nuclei unite. इस बंदे ने कंफर्म किया कि दोनों के सॉल्यूशंस आपस में मिक्स कर देता था, फीमेल की बॉडी से रिलीज होने वाले एग और मेल की बॉडी से रिलीज होने वाले स्पर्म। इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो उन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में देखता था कि स्पर्म जो है उसका न्यूक्लियस, उसका मटेरियल एग के अंदर एंटर होता है और दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। ही आल्सो नोटेड दैट ओनली वन स्पर्म वाज सीन टू एंटर ईच एग। उसके साथ साथ उसने ये भी नोटिस किया कि एग जो है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही स्पर्म को अलाउ करता है, इससे ज़्यादा स्पर्म्स जो हैं दे आर नॉट अलाउड टू एंटर, and that all the nuclei of the resulting embryo were derived mitotically from the nucleus created at fertilization. दोनों के न्यूक्लियस की फ्यूजन से जो न्यूक्लियस बनता है आगे उसमें माइटोसिस के नतीजे में नया एम्ब्रियो बनेगा। ये चीज़ कंफर्म की थी हार्टविग ने। Fall made similar observation and also detailed the mechanism of sperm entry. इसी तरह से फॉल ने अपनी जगह पर अपनी लैब में रहते हुए इंडिपेंडेंटली यही सारे मैकेनिज्म जो इनको सपोर्ट किया। Fertilization was at least recognized as the union of sperm and egg, and the union of sea urchin gametes remains one of the best studied examples of fertilization. सबसे पहले कंफर्म करने वाला मॉडल एनिमल जो था दैट वाज द सी अर्चन। ठीक है, अब इसके लिए स्पर्म के स्ट्रक्चर की तरफ डिटेल्ड आ जाएं। ये सारा प्रोसेस हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द स्पर्मियोजेनेसिस, किस तरह से स्पर्माटिड से एक टेल वाला स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी इसमें फेसेस आती हैं। अब जो ये टेल स्पर्म है उसके आगे मतलब जब ये कंप्लीट हो जाता है इट इज़ एबल टू फर्टिलाइज, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होंगे। यहाँ से ये शुरू हो रहा है। अब इसमें से कोई लाइन मिसिंग है, कहाँ से पेज मिसिंग है। बहरहाल द सेल्स गोल्गी ऑपरेटर्स and contain enzyme that digest proteins and complex sugars. Thus, the acrosome can be considered as modified secretory vesicle.
अब इससे पहले वाला पेज जो है वो 124 123 जी, यहाँ से ही ये शुरू हो रहा है जहाँ से हमने इसको छोड़ा। ईच स्पर्म सेल कंसिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जब ये स्पर्म कंप्लीट हो जाता है तो इसके जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं, उसमें क्या होगा? इट कैरीज अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, a propulsion system to move the nucleus, and a sac of enzyme that enable the nucleus to enter the egg. टोटल स्पर्म के अंदर ये 3 मशीनरीज प्रेजेंट हैं। एक तो न्यूक्लियस है जो सारा का सारा जेनेटिक मेकअप कैरी करता है, जो उसने ट्रांसफर कर देना है टुवर्ड द एग। दूसरा इसमें प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी इसकी टेल और इसकी हेल्पिंग ऑर्गेनेलेस जो उस न्यूक्लियस को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद सैक ऑफ एंजाइम दैट एनेबल द न्यूक्लियस टू एंटर द एग। इसके साथ एंजाइम्स का पूरा सेटअप प्रेजेंट होता है जो एग की वॉल को डाइजेस्ट करने के काम आता है, ताकि वो न्यूक्लियस जो है रास्ता बना के एग के अंदर एंटर हो सके। In most species, almost all of the cell cytoplasm is eliminated during sperm maturation. हमने पढ़ा था कि स्पर्म मैचुरेशन का जो स्टेज आती है उसमें ज़्यादातर स्पीशीज में जो एक्सेसिव साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं, दे आर जस्ट स्टोन्ड, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द स्पर्म। और उसका पर्पस ये होता है कि वो कम से कम वेट अपने साथ लेकर चले, ताकि ज़्यादा एक्टिव हो, ज़्यादा मोटिलिटी पावर उसके अंदर होनी चाहिए। लिविंग ओनली सर्टेन ऑर्गेनेलेज दैट आर मॉडिफाइड फॉर स्पर्मेटिक फंक्शन। उसके अंदर सिर्फ चंद एक ऑर्गेनेलेज होते हैं जो उसके स्पर्मेटिक फंक्शन के लिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, टेल को पुश करने के लिए चाहिए। इसी तरह से सेंट्रियोल्स होते हैं जिनमें से टेल डेवलप होती है, टेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो सिर्फ वो ऑर्गेनेलेज रह जाते हैं जो उसे एज अ स्पर्म अपने फंक्शन के लिए चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैच्योरेशन द स्पर्म्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस बिकम वेरी स्ट्रीमलाइंड एंड इट्स डीएनए बिकम्स टाइटली कंप्रेस्ड। हमने पढ़ा था कि डीएनए की कंडेंसेशन हो जाती है, जो उसमें मौजूद न्यूक्लियर प्रोटीन्स थे, दे आर रिप्लेस्ड बाय प्रोटामीन्स। उसको लाइट वेट कर लिया जाता है। इसको हम स्ट्रीमलाइन होना कहते हैं, यानी अपनी एक्टिविटी के साथ वो स्ट्रक्चरली भी रिजेंबल करता है। In front of this compressed haploid nucleus lies the acrosomal vesicle और एक्रोसोम। इसके ऊपर वाले पोल के ऊपर एक बैग प्रेजेंट है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। द एक्रोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटस। ये भी हमने पढ़ा कि गोल्जी ऑपरेटस सारे सेक्स में आपस में फ्यूज हो जाते हैं और मिलकर ये एक्रोसोम बनाते हैं। इस ऑपरेटस के अंदर क्या क्या मौजूद था, इन्होंने फिलियन से पहले क्या क्या कुछ तैयार किया था। दे कंटेन एंजाइम्स which are enzymes that digest proteins and complex sugars। उसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स पैक होते हैं जिनका पर्पस ये होता है कि एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिनमें प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, शुगर्स भी हो सकते हैं, उनको डाइजेस्ट कर सकें, उनको डाइजेस्ट करके वहाँ रास्ता बना सकें ताकि न्यूक्लियस अंदर एंटर किया जाए। Thus the acrosome can be considered a modified secretory vesicle, यानी वो सारी गोल्जी ऑपरेटस के कंपोनेंट्स को एक बड़े वेसिकल की फॉर्म में, मॉडिफाइड वेसिकल की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। The enzymes stored in the acrosome, they are used to digest a path through the outer covering of the egg. In many species, a region of globular actin proteins lies between the sperm nucleus and the acrosomal vesicle. इसमें एग्जाम्पल जैसे सी अर्चन की हम लेकर चल रहे थे, उसी तरह से ह्यूमन बींग्स में या मैमेलियन स्पर्म में इस तरह से नहीं होता, लेकिन सी अर्चन में यानी जो इनवर्टिब्रेट के स्पर्म्स हैं उनमें क्या होता है कि दिस इज द न्यूक्लियस एंड ऑन वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंट द एक्रोसोमल वेसिकल। एक्रोसोमल वेसिकल और न्यूक्लियस के दरमियान यहाँ सेंटर में देयर इज प्रेजेंट अ बंच ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। इनवर्टिब्रेट्स के स्पर्म में ज्यादातर इन दोनों के दरमियान इस जगह पे एक्टिन फिलामेंट्स का एक गुच्छा, एक स्टोर, एक क्लस्टर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसका रोल क्या है?
वो आगे इनमें एक्रोसोमल फिलामेंट बनाने के काम आता है, जो उनके फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं इसमें। नहीं, यहाँ पर सी अर्चन का स्पर्म जो वो शो नहीं किया हुआ, लेकिन आगे फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चन हमने पढ़ना है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट स्पर्म्स में देयर इज प्रेजेंट group of actin filaments between acrosomal vesicle and the nucleus. These proteins are used to extend a finger-like acrosomal process from the sperm during the early stages of fertilization. ये एक्टिन प्रोटीन जो है, ये जब फर्टिलाइजेशन के लिए एग के करीब ये पहुंचता है, तो गैमीट रिकग्निशन के लिए ये फिलामेंट यूज होता है। ये फिलामेंट जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट कर जाता है सेल की सरफेस से, क्योंकि एक्रोसोम तो फट जाता है, उसकी लाइसिस हो जाती है। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट्स का ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, उसके ऊपर टिप बना लेता है, जिसको कि एक्रोसोमल प्रोसेस कहते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इन सी अर्चन and several other species, recognition between sperm and egg involve molecules on the acrosomal process. इस प्रोसेस के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन्स में बाइंडिंग प्रोटीन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो इनके स्पेसिफिक स्पीशीज के गैमीट्स को आपस में रिकग्नाइज करने के लिए यूज होता है। टुगेदर द एक्रोसोम एंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट्स द स्पर्म हेड। अब हेड के अंदर टोटल क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हेड में ये न्यूक्लियस आएगा, उसके साथ एक्रोसोम आएगा, और निम्न स्पीशीज में यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट का क्लस्टर प्रेजेंट है, वो भी हेड का ही पार्ट होगा। तो हेड के अंदर देख लें कि टोटल कंटेंट्स जो हैं वो क्या हैं? न्यूक्लियस कैरिंग हाईली कंडेंस्ड डीएनए, the acrosomal vesicle which carries specific enzyme required for the lysis of egg membrane. The means by which sperm are propelled vary according to how the species has adapted to the environment conditions. अब जो उसकी टेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के एनवायरनमेंट में रहता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होनी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होनी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें अडाप्टेशंस होती हैं। In most species, the major exception is once again the nematodes, where the sperm is formed at the sites where fertilization occur. यानी nematodes के अलावा बाकी species में, क्योंकि nematodes में hermaphrodites individuals भी हैं, तो sperm वहीं पर बन जाते हैं जहाँ egg present है, तो वहाँ पे ऐसा जितना modified tail की जरूरत नहीं पड़ती। An individual sperm is able to travel by whipping its flagellum. ज़्यादातर इस तरह से होता है कि हर एक स्पर्म अपने तौर पर अपने फ्लैजेला की मदद से इंडिविजुअली मूव कर सकता है। द मेजर मोटर पोर्शन ऑफ द फ्लैजेलम इज द एक्सोनीम। हर एक फ्लैजेलम का एक सेंट्रल पार्ट होता है, एक रॉड होता है विच इज नोन एज द एक्सोनीम। यहाँ पर देखें आप, ये वाला जो है, ये सेंटर में जो थ्रेड शो किया हुआ है, दैट इज द एक्सोनीम। ये वो सेंट्रल स्पोर्ट है जो सेंट्रियोल से अराइज होती है, और ये वो कोर पॉइंट है फ्लैजेलम का, जिसके इर्द गिर्द फिर बाकी स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं जैसे जैसे स्पर्म में मॉडिफिकेशन आती है, और वो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये एक्सोनीम क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स emanating from the centriole at the base of sperm nucleus. एक्सोनीम जो है ये खुद किस चीज़ से बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से अराइज होते हैं? सेंट्रियोल से, जो कि न्यूक्लियस की बेस पर प्रेजेंट होगा। ये देखें, दिस येलो वन इज द सेंट्रियोल, ये न्यूक्लियस है, उसकी बेस पर प्रेजेंट है, और इसमें से ये दरमियान में जो रेड कलर का फाइबर जा रहा है, दैट इज द एक्सोनीम। इसकी टेल में सबसे सेंट्रल पोजीशन जो है वो एक्सोनीम की होती है, चाहे वो किसी भी स्पीशीज का स्पर्म होगा, इट कैरीज अ स्पेसिफिक एक्सोनीम इन इट्स टेल। ठीक है जी, यहाँ तक अगर कोई बेटा कंफ्यूजन है तो आप पूछें। मैम my question is that whenever the sperm, मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही है, बोलें। My question is that whenever the sperm enter into the egg, so there are millions of sperms here. So my question is that is that sperms are specialized one when they hit the egg,
are like a same other sperms? सारे स्पर्म्स जो हैं बेटा वो एक जैसे ही होते हैं जो एग के करीब पहुंच पाते हैं, लेकिन उसमें से बाय चांस जो